जय हिंद। आज पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, जो क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं संसाधन क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार का होता है। अब इसके बाद देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन को प्राकृतिक एवं मानवीय आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसका विवरण निम्न होता है। जो संसाधन होता है इसको प्राकृतिक, नेचुरल और मानवीय, ह्यूमन मेड के पर वर्गीकृत किया जाता है। जो निम्न होता है। सबसे पहले जो संसाधन होता है इसके प्रकार दो होते हैं। इसको दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में, एक मानवीय संसाधन के रूप में। एक वो संसाधन जो प्रकृति बना के देती है, जो प्रकृति ने दिया है, उसको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं वे सारे मानवीय संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो होता है इसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद जो मानवीकरण संसाधन है, जो ह्यूमन संसाधन है, उसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, संरचनाएं एवं संस्थाएं। दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता के रूप में। इसके बाद फिर देखते हैं जो नवीकरण योग्य संसाधन होता है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में इसका भी वर्गीकृत किया गया है। नवीकरण योग्य संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, सतत अथवा प्रवाह संसाधन के रूप में एवं जैव संसाधन के रूप में। अब देखेंगे सतत अथवा प्रवाह संसाधन में जैसे मुख्य रूप से पवन हो गया, जल हो गया, पवन मतलब हवा हो गई, जल हो गया, ये सारी चीजें आएंगी। जैव संसाधन, फिर इसके बाद देखते हैं जैव संसाधन जो होता है इसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो किया गया है प्राकृतिक वनस्पति के रूप में, दूसरा किया गया है वन्य जीव के रूप में, वाइल्ड लाइफ के रूप में। मतलब जो वन्य जीव होते हैं, जो वन में जीव पाए जाते हैं, वो सारे वन्य जीव में आते हैं। इसके बाद फिर देखेंगे जो अनवीकरण योग्य संसाधन थे उनको भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है पुनः चक्रीय संसाधन, जैसे हो गया धातु सारे मेटल्स इसमें आएंगे। और दूसरा होता है अचक्रीय संसाधन, इसमें सारे जीवाश्म ईंधन आते हैं। चक्रीय में सभी मेटल आएंगे और अचक्रीय में सभी जीवाश्म ईंधन आते हैं। इसके बाद अब पढ़ते हैं संसाधन का वर्गीकरण कैसे होता है, संसाधन को कैसे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देखेंगे संसाधनों का जो वर्गीकरण होता है वो कितने भागों में किया जाता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, या उत्पत्ति के रूप में संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। अब देखते हैं ये जो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो सबसे पहले देखेंगे जैव संसाधन क्या होता है। जैव संसाधन में बोलते हैं इसको बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। इन संसाधनों की प्राप्त जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य हो गया, पशुधन हो गया, वनस्पति एवं जीव हो गया आदि। कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जीवित रूपों से जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। मतलब जब जीवित रूप जो होते हैं जब वो टूटते हैं उससे बनते हैं। जैव संसाधन जो होता है इन संसाधनों की प्राप्त जीव मंडल से होती है, जीवों से होती है, जीव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त होता है, मतलब जीवन संभव होता है। मनुष्य हो गया, पशुधन हो गए, वनस्पति एवं जीव हो गए आदि। कोयला और पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये जीवित रूपों के क्षय से बनते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं जो सेकंड नंबर होता है वो अजैव संसाधन होता है। अजैव संसाधन क्या होता है। अजैव संसाधन एबैटिक रिसोर्स होता है, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। जैव संसाधन जो होते हैं वो जीवित वस्तुओं से बनते हैं, बट जो अजैव संसाधन होते हैं वो सारे निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मृदा हो गया, धातुएं हो गई, सारे मेटल्स हो गए, चट्टाने हो गई, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें अजैव चीजों से बनती हैं, निर्जीव चीजों से बनती हैं, निर्जीव वस्तुओं से बनती हैं, वे सारे अजैव संसाधन में आते हैं। और जितने भी पदार्थ जितने भी जीवित पदार्थों से प्राप्त होते हैं वो सारे जैव संसाधन होते हैं।
इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है समावयवता के आधार पे। समावयवता के आधार पे जो संसाधन होता है उसको भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वो भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे फर्स्ट होता है नवीकरणीय संसाधन या नवीकरण संसाधन भी इसको बोलते हैं। इसके ये संसाधन ऐसे होते हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा दोबारा फिर से पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वे सारे नवीकरण योग्य संसाधन के रूप में माने जाते हैं या फिर उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे इसमें आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव। इनको दो भागों में वर्गीकृत भी किया जाता है। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं इनको भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वो भाग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है सतत संसाधन। सतत संसाधन क्या होता है? इन संसाधनों को एक ही समय पर प्रयोग और पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मतलब वे संसाधन जिन्हें एक ही समय पर प्रयोग कर सकते हैं या फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वे सारे सतत संसाधन कहलाते हैं। ये एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप से भ्रमण करते हैं। ये एक ही स्थान पर नहीं रहते हैं, ये भौतिक परिवेश रहता है जिसमें प्राकृतिक रूप से भ्रमण करते रहते हैं। जैसे बहता हुआ पानी हो गया, सौर विकिरण हो गया, हवा हो गया, आदि हो गया। ये सारी चीजें एक जगह पर रुकती नहीं है, ये भौतिक रूप से भौतिक परिवेश में प्राकृतिक रूप से भ्रमण करती रहती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर जो आता है वो होता है जैवीय संसाधन। आप पढ़ते हैं जैवीय संसाधन क्या होता है? जैविक संसाधन होता है वे संसाधन जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ये ऐसे संसाधन जो जैविक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं उन्हें जैवीय संसाधन कहा जाता है। अब जैविक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक वनस्पति होता है, दूसरा वन्य जीव होता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। अब इसके बाद सेकंड नंबर में संसाधन जो आता था वो होता है अनवीकरणीय संसाधन। आप पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन ये संसाधन लंबी भूवैज्ञानिक समावधि के मध्यम से बनते हैं या ये संसाधन एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, अतः इन्हें पुनः प्रयोग में लाया नहीं जा सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वे संसाधन जिनका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है या फिर वे संसाधन जिनको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं उनको भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये होता है चक्रीय और अचक्रीय के रूप में। पहला होता है चक्रीय संसाधन और सेकंड होता है अचक्रीय संसाधन। सबसे पहले पढ़ेंगे चक्रीय संसाधन क्या होता है। धातु को तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा पुनः नवीकृत किया जा सकता है, इसलिए ये चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब वे सभी संसाधन जो धातु को तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा पुनः नवीकृत किया जा सकता है। मतलब वे जो धातुएं होती हैं जिनको तकनीकी अनुप्रयोग के द्वारा पुनः से नवीकृत किया जा सकता है, एक बार पुराना हो गया उसके बाद पुनः से उसको नवीकृत किया जा सकता है, वे सारे चक्रीय संसाधन होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अचक्रीय संसाधन क्या होते हैं। जीवाश्म आसानी से प्रयोग के बाद जल जाते हैं, इनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब वे सभी धातु जो या फिर वे सभी जीवाश्म जो आसानी से मतलब ये एक बार प्रयोग करने के पश्चात इनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वे सभी अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में जो आता है वो पढ़ेंगे हम लोग स्वामित्व के आधार पे संसाधनों का वर्गीकृत। स्वामित्व के आधार पे पढ़ेंगे संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला इसमें आता है व्यक्तिगत संसाधन। पढ़ेंगे व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में बनते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। मतलब वे संसाधन जो व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में बनते हैं वे सभी व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे बागान हो गया, चारागाह भूमि हो गई, तालाब और कुओं का जल हो गया, ये सभी निजी व्यक्तिगत संसाधन होते हैं क्योंकि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में बनते हैं, इसलिए इनको निजी व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर में पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन क्या होता है।
संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। वे सभी संसाधन जिनका स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है, ऐसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव की चारण हो गया, गांव की चारण भूमि हो गई, तालाब हो गया, शमशान भूमि हो गई, तथा शहरों में सार्वजनिक पार्क हो गया, या पिकनिक स्पॉट हो गया, या खेल का मैदान हो गया। ये सभी सदस्यों के पास सामान्य रूप से रहता है। ऐसे संसाधनों को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तकनीकी रूप से मतलब जो देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर में अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। अब पढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के पास रहता है। मतलब वे संसाधन जो मतलब देश से बाहर से प्राप्त होते हैं या फिर देश के बाहर के संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक संस्थाओं की सहमति के बाद ही संभव होता है। मतलब ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी एक देश के पक्ष में नहीं होते हैं, किसी एक देश के पास में नहीं होते हैं। ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है। ऐसे संसाधनों पर मुख्य रूप से सभी देश का कब्जा रहता है, बट कोई भी देश मुख्य रूप से उसको अपने कब्जे में नहीं कर सकता है। ऐसे संसाधन जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे विकास के स्तर पर संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है नेक्स्ट वीडियो में।